आप सभी के लिए सोचता हूँ कि आप लोगों को मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस ला के दूं, आप लोग पढ़े, लेकिन आप लोग क्लास को मिस कर देते हैं, क्लास को छोड़ देते हैं, आप लोग क्लिक ही नहीं करते भाई, वीडियो पे क्लिक ही नहीं करते आप लोग, तो कैसे चलेगा बताइए। आप लोग इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग मिस कर देते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चंस बायोलॉजी का होने वाला है, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जो जो पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं कौन सबसे पहले और सही जवाब देता है। आपका प्रश्न है, पूछा जा रहा है मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, चलिए जवाब दीजिए। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती है, ध्यान दीजिएगा। अग्नाशय की बीटा कोशिका इंसुलिन बनाती है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा क्लास पे, क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम टोटल 30 एमसीक्यू प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, चलिए जवाब दीजिए। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सही ऑप्शन को चुनेंगे और अपना जवाब देंगे। और जवाब देने से पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर अपना जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद क्लास को आगे देखिएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पौधे अपना भोजन का परिवहन किसके द्वारा करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फ्लोएम शर्करा और कार्बनिक पदार्थ पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाता है, ध्यान दीजिएगा। फ्लोएम का कार्य दिया गया है तो पॉइंट्स को मत छोड़िएगा। फ्लोएम शर्करा और कार्बनिक पदार्थ पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, दोस्तों जवाब दीजिए। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा में पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ घुला रहता है, ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मा में पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ घुला रहता है। पॉइंट्स को मिस मत करिएगा, पॉइंट्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पूछा जा रहा है, स्त्रियों में गर्भधारण के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है, बताइए। स्त्रियों में गर्भधारण के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है, जवाब देंगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यह गर्भाशय को भ्रूण के लिए तैयार करता है, आपका पॉइंट्स आपके सामने दिया गया है तो पॉइंट्स को मिस मत करिएगा। यह गर्भाशय को भ्रूण के लिए तैयार करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हृदय को ढकने वाली झिल्ली का क्या नाम है, जवाब दीजिए दोस्तों। हृदय को ढकने वाली झिल्ली का क्या नाम है, चलिए जवाब दीजिए आप लोग। तो आपका ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिया गया है, सही ऑप्शन को चुनेंगे और अपना जवाब देंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम आपका सही जवाब हो जाएगा। यह हृदय को सुरक्षा और चिकनाई प्रदान करती है, ध्यान दीजिएगा। पेरिकार्डियम का क्या कार्य है, हृदय को सुरक्षा देना और चिकनाई प्रदान करती है हृदय को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, रक्त में ऑक्सीजन का रंग लाल क्यों होता है, जवाब दीजिए। रक्त में ऑक्सीजन का रंग लाल क्यों होता है दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन में लौह के कारण। हीमोग्लोबिन में लौह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। हीमोग्लोबिन का आयरन ऑक्सीजन से जुड़कर लाल रंग देता है, ठीक है दोस्तों। हीमोग्लोबिन का आयरन, जो हीमोग्लोबिन का आयरन होता है दोस्तों, ऑक्सीजन से जुड़कर लाल रंग देता है, इसीलिए रक्त में ऑक्सीजन का रंग लाल होता है। रक्त में ऑक्सीजन का रंग लाल होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम कहाँ कार्य करता है, जवाब दीजिए दोस्तों। पेप्सिन एंजाइम कहाँ कार्य करता है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोमक अमाशय, जिसे हिंदी में अमाशय कहते हैं। हिंदी में अमाशय, इंग्लिश में स्टोमक कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए पॉइंट्स को देखते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है, ध्यान दीजिएगा। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मनुष्य के शरीर में रक्त बनाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है। मनुष्य के शरीर में रक्त बनाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है, चलिए जवाब दीजिए आप लोग। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कमी से
परनीसिया एनीमिया हो जाती है। दोस्तों विटामिन B12 की कमी से परनीसिया एनीमिया हो जाती है। ध्यान दीजिएगा क्लास पे, क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 से 10 मिनट लगता है क्लास पे, तो क्लास पे फोकस करिए 15 से 10 मिनट तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, रक्त का द्रवनीय भाग। दोस्तों रक्त का द्रवनीय भाग फ्लूइड पार्ट कौन सा है? जवाब दीजिए आप लोग। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों प्लाज्मा रक्त का 55% होता है और इसमें पानी, प्रोटीन, हार्मोन व पोषक तत्व घुले रहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों पॉइंट्स पे, पॉइंट्स आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग भोजन की प्रयोगशाला कहलाता है? पाचन तंत्र का कौन सा भाग भोजन की प्रयोगशाला कहलाता है? जवाब दीजिए आप लोग। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। छोटी आंत में अधिकांश पाचन और पोषक तत्व को अवशोषण होता है। ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स पे, पॉइंट्स आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, तो पॉइंट्स को पढ़ना मत भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पूछा जा रहा है, मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो यहाँ पे जोड़े पूछे जा रहे हैं, तो जोड़े बताने हैं, तो 23 जोड़े। ठीक है दोस्तों, जोड़े पूछे जाए तो आप लोग जवाब दीजिएगा 23। अगर संख्या पूछी जाए तो आप लोग जवाब दीजिएगा 46। ध्यान दीजिएगा क्लास पे। चलिए पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। तो दोस्तों कुल संख्या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 23 जोड़े पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पीत रस। पीत रस बेली जूस किस अंग से निकलता है? पीत रस किस अंग से निकलता है? चलिए जवाब दीजिए। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत लीवर से निकलता है। पीत रस वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, पीत रस वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स पे, आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं सभी पॉइंट्स। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिए आप लोग। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? चलिए जवाब दीजिए दोस्तों। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा कुछ घंटे से 2 दिन तक। कुछ घंटे से 2 दिन तक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। WBC का जीवन काल बहुत छोटा होता है और ये रोगों से लड़ने में काम आते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, WC का काम होता है रोगों से लड़ना और इनका जीवन काल कुछ घंटों से 2 दिन तक ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाने वाला उत्तक कौन सा है? जब पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाने वाला उत्तक कौन सा है? चलिए आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम आपका सही जवाब हो जाएगा। जाइलम जल व खनिज पदार्थ का परिवहन करता है। ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स पे, कोई भी बच्चा क्लास को मिस नहीं करेगा। क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मानव शरीर में रक्त शर्करा का सामान्य स्तर कितना होता है? मानव शरीर में रक्त शर्करा, जिसे ब्लड शुगर कहा जाता है, ब्लड शुगर का सामान्य कितना होता है? सामान्य स्तर, ब्लड शुगर का सामान्य स्तर बताइए दोस्तों कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 70 से 110 mg/dl। ठीक है, 70 से 110 mg/dl। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए और पॉइंट्स को भी ध्यान दीजिए। इससे अधिक स्तर होने पर डायबिटीज़ का खतरा होता है। अगर आपका इससे अधिक स्तर हो रहा है दोस्तों, अगर आपका 70 से 110 mg/dl से ज़्यादा हो रहा है तो डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा क्लास पे, क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कोशिकाओं को जीवन की इकाई किसने कहा? दोस्तों जवाब दीजिए। कोशिकाओं को जीवन की इकाई किसने कहा? किसने कहा? आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वान और स्लाइडन ने कहा। ठीक है, सेल थ्योरी दी थी इन्होंने। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। जीवन की इकाई बताया गया है कोशिका को। ठीक है, किसने कहा था कि जीवन की इकाई है कोशिका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वान और स्लाइडन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, आरबीसी में कौन सा नाभिकीय अंगक अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित होता है, जवाब दीजिए। आरबीसी में कौन सा नाभिकीय अंगक अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होता दोस्तों, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में नाभिक नहीं होता, ताकि हीमोग्लोबिन के लिए जगह मिल सके। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं होता?
ताकि हीमोग्लोबिन को जगह मिल सके। आरबीसी में नाभिक नहीं होता ताकि हीमोग्लोबिन के लिए जगह मिल सके। पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आया हूँ, तो क्लास को भी फोकस करिएगा अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पूछा जा रहा है, डार्विन ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? डार्विन ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? जवाब दीजिए आप लोग। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक चयन का। प्राकृतिक चयन का प्रस्तुत किया था। चलिए आप लोग देखिए पॉइंट्स को। डार्विन ने कहा, जो जीव अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं। जो जीव अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं। ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? चलिए जवाब दीजिए, मानव में पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? कहाँ से शुरू होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख से। मुख, जिसे माउथ कहते हैं इंग्लिश में, मुख से शुरू होता है। लार सालिवा में एंजाइम एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, मुख से शुरू होता है। आपका राइट आंसर मुख से हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? जवाब दीजिए आप लोग। मेनिंजेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी मेनिंजेस आपका सही जवाब हो जाएगा। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को सुरक्षा देती है। ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है, डीएनए का दोहरा कुंडल मॉडल किसने दिया था? डीएनए का दोहरा कुंडल मॉडल किसने दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने दिया था। 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया गया। ठीक है दोस्तों, वाटसन और क्रिक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन एंटी स्ट्रेस विटामिन कहलाता है? चलिए जवाब दीजिए, कौन सा विटामिन एंटी स्ट्रेस विटामिन कहलाता है? आप लोग जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, चुपचाप नहीं रहिएगा, जवाब दीजिएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यह ऊर्जा, चयापचय और तनाव कम करने में मदद करता है। ध्यान दीजिएगा, यह ऊर्जा, चयापचय और तनाव कम करने में मदद करता है। आपका पॉइंट्स आपके सामने है, क्लास में फोकस करिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, और अच्छा नंबर लाइए। अगला प्रश्न आपके सामने, रक्त में आरबीसी की संख्या किस स्थिति में घट जाती है? रक्त में आरबीसी की संख्या किस स्थिति में घट जाती है? चलिए जवाब दीजिए। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमिया की स्थिति में। जब किसी को एनीमिया होता है तो दोस्तों आरबीसी घट जाता है, आरबीसी की संख्या घट जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? चलिए जवाब दीजिए। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनेमल। इनेमल आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दांत की परत इनेमल सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, इनेमल क्या है? दांत की परत है, इनेमल सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, इंसान में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बताइए, लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है कि ये लड़का है? तो दोस्तों कैसे पता चलता है कि ये लड़का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाई क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पुरुष से आने वाला वाई क्रोमोसोम्स लड़का पैदा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? चलिए जवाब दीजिए, कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्डोस्टेरोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सोडियम पानी संतुलन बनाए रखकर रक्तचाप नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, यह सोडियम पानी संतुलन बनाए रखकर रक्तचाप को नियंत्रित करता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों जवाब दीजिए, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सही ऑप्शन को चुने और अपना जवाब दें। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। आपका राइट आंसर यकृत में होता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न आपका है, रक्त का थक्का जमने वाला विटामिन कौन सा है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। ध्यान दीजिएगा, विटामिन के आपका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन के रक्त के थक्का जमाने वाले प्रोटीन को सक्रिय करता है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास आप सभी का यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने टोटल 810 एमसीक्यू प्रश्न को पढ़ लिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये कई बार पूछा गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। हम लोगों का टारगेट है 1000 एमसीक्यू प्रश्न को 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना। तो दोस्तों हम अपने टारगेट के बहुत करीब आ चुके हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। तो दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को एक और नए क्लास में। सब्सक्राइब कर लेना एक और नए बेहतरीन क्लास के लिए।